तो सूरजकुंड मेले की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक सूरजकुंड मेले का आयोजन होगा। मैंने अपील भी की है सबसे कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सबसे यही अपील है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग पहुँचें। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उनके अनुसार 38वें सूरजकुंड मेले की तैयारी जोरों पर चल रही है, जो 7 से 13 फरवरी के दौरान आयोजित किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अरविंद शर्मा ने डेयरी फेडरेशन की बैठक ली, जिसमें दूध एकत्रित करने की व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि वीटा प्लांट को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी से चर्चा की जाएगी। अरविंद शर्मा ने ये भी कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विकास का पहिया निरंतर चलता है और 24,000 युवाओं को नई सरकार की शपथ से पहले नौकरी देना एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक तो इन शॉर्ट और इन लॉन्ग स्टोरी ये है, एक तो सूरजकुंड मेले की ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 7 फरवरी से 23 फरवरी तक सूरजकुंड मेले का आयोजन होगा। पूरे देश के कोने कोने से कलाकार भी और अपनी कलाकृतियां लेकर के लोग पहुंचेंगे। मैंने अपील भी की है सबसे कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में सबसे यही अपील है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग पहुँचें, सूरजकुंड मेले की शोभा बढ़ाएं। हर साल की तरह से इस बार का जो थीम है अलग अलग तरीके से, 38वां ये मेला है और इस बार का जो थीम है वो 2 स्टेट हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इसमें सब आप जो है इसमें सारे शामिल हों और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें लोग बाग इसको बहुत अच्छे तरीके से, इसकी पहले दिन जो इसका इनॉग्रेशन होगा, हमारे केंद्रीय टूरिज्म मंत्री जो पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी उसका उद्घाटन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी अलग अलग समय पर प्रोग्राम रहेंगे। तो ये और आज जो है, आज हमने डेयरी फेड जो वीटा सहयोग देख तो कंट्री है ना, बिमसेट डिफरेंट बिमसेट जो है ना वो कंट्री, 7 से लेकर के 23 तक। तो ये आज हमने डेयरी फेड की जो है मीटिंग रखी थी, उसमें एमडी साहब उसमें हाजिर थे और जो डिफरेंट हमारे वीटा जो प्लांट्स उनके सीईओज थे और हमारे चेयरमैन्स थे, कुछ हमारे किसान भाई उसमें शामिल हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से उस मकसद यही है सारा कि भी किस तरह से हम और अच्छा कर सकते, अच्छा ऑलरेडी कर रहे, किस तरह से हम और अच्छा कर सकते हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए, उसकी सेल के लिए, और दूध ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो। क्योंकि कंपटीशन अब इस मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया है। कहीं अमूल आ गया है, कहीं आपका दिल्ली वाले हैं इसमें, कहीं विरका है, आपका पंजाब वाले हैं, तो अलग अलग डिफरेंट, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ गए हैं। तो डिफरेंट जो है इसमें अलग अलग कर करके कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपटीशन से मुकाबला करने के लिए हमने ये बात रखी कि किस तरह से हम अपने वीटा प्रोडक्ट को जो है और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। तो इसमें स्टोर्स की संख्या बढ़ाएंगे, बूथों की संख्या बढ़ाएंगे, बूथ अलॉट करने का? नहीं, वो तो हो गया आपका सेल पॉइंट हो गया। वो तो नहीं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूध जो है वो इकट्ठा जितना ज़्यादा होगा उसके बाद ये चीज़ें आती हैं कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो दूध का जो कलेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े। जैसे हमारे जींद में का कलेक्शन है वो काफ़ी अच्छा कलेक्शन आ रहा है। जींद में लगभग 1.5 लाख लीटर के करीब दूध इकट्ठा होता है और रोहतक में की कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम होगी, कंपटीशन नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा है। तो वैसे तो जींद भी नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा लगभग,
तो लेकिन इस पर पूरी चर्चा ये है कि हम किस तरह से और हम किसानों के पास पहुँचें और मिल्क प्रोडक्ट्स जो अपना प्रोड्यूस करते हैं उनके पास पहुँचें कि भी किस तरह से उसकी मिल्क को हम दूध के इकट्ठा करने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि दूध जितना इकट्ठा होगा उसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसी हिसाब से आप देखेंगे आपका जो ड्राई पाउडर है वो बनेगा। और देर डिफरेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। किसी प्लांट में कोई खीर बना रहा है, कोई पिन्नी बना रहा है, कोई लड्डू बना रहा है, कोई अलग अलग दूध भी आता है हमारा जो है, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जैसे देते हैं। तो उसको हम प्रोडक्शन जो है दूध का जो है कलेक्शन वो दूध का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, ये हमने सारी चर्चा की है। इस पर काफ़ी पॉइंटों पर उसमें डिस्कशन हुआ है और इन पॉइंटों पर डिस्कस होकर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, तो प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन की बात नहीं कर सकते, प्रति व्यक्ति जो है उपलब्धता कंजम्पशन प्रति 1 लीटर के आसपास जो है वो कंजम्पशन है प्रति व्यक्ति लगभग, ये समझे। तो लेकिन प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन उस हिसाब से अभी प्रोडक्शन, अभी जैसे मैं रोहतक की बात करूं, रोहतक की जो कैपेसिटी है, रोहतक की जो कैपेसिटी है वो 4 लाख लीटर दूध की, 4 लाख लीटर दूध की लगभग वो कैपेसिटी है रोहतक की। लेकिन कलेक्शन वहाँ पर 50 से 60 और सीजन में 1 लाख तक भी हो जाती है। तो कलेक्शन कम हुई, प्रोडक्ट उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसको हम और ज़्यादा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए हमने सब ने मिल करके मेहनत करनी है कि हम उसमें कई चीज़ें होती है सरकार की तरफ से, कई बातें, कई बार सिस्टम जो आता है सरकार मदद भी पूरा करती है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें हैं, सरकार की भी अपनी मजबूरी है, सरकार की भी अपनी मजबूरी रहती है। जैसे पेमेंट का सिस्टम है, तो वो जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनकी पेमेंट सिस्टम दूसरे तरीके से डिफरेंट है, सरकार की जो पेमेंट सिस्टम है वो डिफरेंट, डेयरी फेड वाली जो पेमेंट सिस्टम वो डिफरेंट, तो वो अलग। लेकिन उन चीज़ों का हम सभी चीज़ों का समाधान करके इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मिल्क की जो है, दूध की जो कलेक्शन है वो सभी सेंटर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे सिरसा का है, अम्बाड़े का है, रोहतक का है, अलग अलग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कलेक्शंस हो। सर, ये जो वीटा का जो प्रोडक्ट है वो उस लेवल का ब्रांड एक तरीके से नहीं बन पाया जैसे मदर डेयरी है या वेद का है, तो इसकी और ज़्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए या फिर और किस तरीके की आज कोई चर्चा हुई? देखिए, ऐसा है कि वीटा का प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल टॉप का है। आप सुन तो लो, मार्केटिंग की बात भी सुन लो। मार्केटिंग के कई रीज़न होते हैं मार्केटिंग के। अब जो है विरका का नाम है, लेकिन विरका का प्रॉफिट और हमारा वीटा का प्रॉफिट आप देखेंगे, मंगा करके देख लो, लगभग एक जैसा मिलेगा। विरका का और वीटा का प्रॉफिट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। तो ये वीटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, वीटा ने और काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और वीटा ऐड कर रहा है। इसी चीज़ पर तो चर्चा हो रही है कि हम किस तरह से compete करके और आगे बढ़े और हम कौन कौन से इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करें, ये सारी चर्चा हुई। इस बात में थोड़ा सरकार से हमने ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसमें चर्चा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और भी हाई लेवल पर भी चर्चा करके इन चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। नहीं सर, वीटा के प्रोडक्ट बढ़िया है, आप ठीक है, लेकिन जैसे वेदका है या मदर डेयरी है या अमूल है, उनका जो प्रोडक्ट है वो रिलायंस के स्टोर पे या किसी भी मल्टी स्टोर पे मिलता है। वो भी हम ऐसी स्कीम लेकर के आ रहे हैं। ऐसी स्कीम आपको जल्दी देखने को मिलेगी। हैफिड के, वीटा के जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स भी बढ़ें, ऐड हों, और वो प्रोडक्ट्स का भी सेल काउंटर्स हम बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए भी एक योजना हम तैयार कर रहे हैं कि भी किस तरह से इनकी सेल और ज़्यादा बढ़े। सर, 100 दिन पूरे उसकी जो आप बता रहे हैं ना, उसको कम्पीट करने के लिए हम इस बात को, हाँ, आपकी सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? और देखो, 100 दिन में सरकार ने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत काम किया है। एक तो देखो, सुनो, सरकार का जो विकास का जो पहिया है
विकास का जो पहिया है वो निरंतर चलता है। वो 100 दिन 50 दिन 200 दिन से काउंट ना करके तो पहिया चलता रहता है। कोई काम शुरू हुआ हो मान लो 2 साल पहले और वो कंप्लीट अब हो गया, तो किसको काउंट करोगे कि भाई अब इस दौरान में 100 दिन के दौरान में काम कंप्लीट हो गया। लेकिन विकास का पहिया रुकता नहीं है, विकास का पहिया चलता है। उसको डेवलपमेंट के कामों में आप कितने भी कुछ कर लो। अब हमारे जैसे गोहाना की मैं बात करूं तो जो कई सड़कें ऐसी थी जिनकी मंजूरी मिली है, कई पानी के जो मोदी जी का जो काम सपना है कि हर घर नल से जल, उसको मंजूरी मिली है, वो काम शुरू हुए हैं। तो 100 दिन में अभी तो काम शुरू है ना, तो वो भी बहुत डेवलपमेंट के काम है। तो हर एक हल्के में अपने अपने तरीके से हर तरीके से काम शुरू है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्कूल की बिल्डिंग बनी, उसका उद्घाटन किया, बहुत पुरानी डिमांड थी, तो भी प्रोग्रेस के विकास के काम है। मतलब हर हल्के का हर उसके स्टेट वाइज हल्के वाइज आप देखें तो कुछ न कुछ काम 100 दिन में बहुत अच्छे कुछ काम कंप्लीट हुए हैं, कुछ कामों को मंजूरी मिली है, कुछ काम पाइपलाइन में, कुछ काम चल रहे हैं। तो इस सारे का सारा चल रहा है। 100 दिन में ये काम के थोड़ा है भाई। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24-25 हज़ार लोगों को नौकरियां दी, 100 दिन में नहीं आएगा, आएगा। देखो उनका सुन तो लो। उनकी बात विपक्ष का काम टीना अपनी पॉइंट और टिप्पणी करना है। उन बातों की परवाह ना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अलग अलग स्कीमें आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 100 दिन के दौरान आए, महिलाओं को कितना बड़ा सम्मान दिया है। बीमा सखी पहले मोदी जी आए थे जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब एक और योजना दी है महिलाओं के लिए। तो ये अलग अलग तरीके से काफ़ी, जब कितना बल्क में एक सिस्टम है, पूरे देश की महिलाओं का कितना सम्मान हो, ये क्या है? ये हमारे हरियाणा में आकर के मोदी जी ने किया है। ये भी हमारे 100 दिन का हिस्सा है, महिलाओं का सम्मान। गोहाना को जिला बनाए जाने की काफी चर्चाएं लगातार होती रही है। आपको लगता है सर कि गोहाना जिला बनना चाहिए? देखिए 100% गोहाना जिला बनना चाहिए। गोहाना जिला बनाने की आज से नहीं पुरानी मांग है और इस पर चर्चा भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी सभी मंत्री बैठे थे तब भी चर्चा हुई है, विधायक बैठे तब भी चर्चा हुई है और कमेटी बना दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उस कमेटी में भी चर्चा हुई है, वो अलग अलग रिपोर्ट्स लेकर के, और मुझे पूरी उम्मीद है समयबद्ध तरीके से गोहाना जिला बनेगा। एक सर दिल्ली चुनाव को लेकर सवाल है। दिल्ली आप भी चुनाव प्रचार में सर लगातार जा रहे हैं, बीच बीच में आपका कार्यक्रम। दिल्ली की इस बात की तस्वीर कैसी होगी, आपका क्या आकलन है सर, और क्या माहौल आप देखते हैं चुनाव प्रचार? देखिए दिल्ली में ये बिल्कुल लिख लो, दिल्ली में 100% अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने 3 प्रोग्राम दिल्ली में किए हैं। जबरदस्त जोश जो है लोगों के अंदर है, बहुत बड़ा सोच में बदलाव है लोगों को। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी का जो जैपनीज पार्क है उसमें पीछे लास्ट में जो एक सभा की थी, उससे पहले अशोक विहार में माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी रैली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगर मान लो किसी स्टेट में कोई दूसरी पार्टी की सरकार हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित की योजनाओं को कभी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करती। यही बात दिल्ली में भी है कि किसी भी योजना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और प्लस में जो केजरीवाल जी ने जो किया कि कभी भी केंद्र सरकार की किसी भी योजना को सिरे नहीं चढ़ने दिया, नहीं चढ़ने दिया ना, आपको सबको पता है। वो बिल्कुल खसरे से खारिज करते थे किसी भी योजना के। जैसे आयुष्मान योजना है, 5 लाख रुपए गरीब आदमी को इलाज के लिए मिलता है, और मोदी जी ने एक और ऐड कर दिया, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको 5 लाख रुपए की योजना का, इसका आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा हर एक कैटेगरी को, मतलब कि उसकी आमदन कितनी भी हो। आपकी महिलाओं के लिए योजना, बुजुर्गों के लिए योजना, नौजवानों शहीद परिवारों के लिए योजना, कितनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की योजना जो राज्य सरकार में लागू बिल्कुल भी नहीं हुई अपने अपने तरीके से।
लेकिन ये अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर दोनों योजनाओं का लाभ स्टेट को मिलेगा। ये लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया और लोग बहुत अच्छे, क्योंकि जो विकास है दिल्ली का विकास केजरीवाल की खींचतान ने दिल्ली के विकास को बिल्कुल ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, दिल्ली के विकास की स्पीड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते दिल्ली के विकास की स्पीड बढ़ेगी। फिर भी उसकी सरकार होने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने पूरी मदद की है दिल्ली स्टेट को, लेकिन उसने कभी उसको जो है तवज्जो नहीं दी और हमेशा नेगेटिविटी के साथ काम किया। आपको ये भी पता है कितने सारे मंत्रियों का समय उनका कहाँ गुजरा है, आपको सबको पता है। खुद मुख्यमंत्री जी का समय कहाँ गुजरा है। लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार और किस तरह से विकास के कामों को रोकने के लिए आपस में खींचतान रखी है। लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया और अब की बार 100% दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सर, ये कांग्रेस की क्या भूमिका देखते हैं अब दिल्ली में, क्योंकि लोकसभा में एक साथ थे, अब अलग चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ चंडीगढ़ में मेयर में एक साथ लड़ रहे हैं सर। देखो ये तो आप लोगों को इंडिया गठबंधन कहाँ खड़ा है इसमें? आप लोगों को इस बात का एनालिसिस करना चाहिए कि भी ये किस तरह का गठबंधन है, किस तरह गठबंधन है। आप ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई किस तरह गठबंधन है। अब मेयर वाले इसमें यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, असेंबली चुनाव में अलग हो जाते हैं, लोकसभा चुनाव में फिर इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं कोई किसी को गाली देता है, कोई किसी। तो मतलब ये, इसका मतलब ये है कि इनकी कोई नीति नहीं है, कोई किसी तरह की इनकी प्लानिंग नहीं, कोई नीति नहीं, कोई लोगों के जनहित की कोई प्रोग्राम नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से सत्ता हथियाना, किसी तरह से भी सत्ता हथियाना, ये मकसद है। उनको ऐसा लगता है आप पार्टी को यहाँ मैं अकेला लड़ करके सत्ता हथिया लूंगा, यहाँ ये लगता है कि भाई मैं अकेला लड़ूंगा तो मुझे सत्ता नहीं मिलेगी। तो मकसद सत्ता हथियाने का है उनका, कि किसी तरह से भी इधर से उधर से करके सत्ता हथियाने का मकसद है। जनहित के बारे में कोई सोच नहीं है। जनहित के बारे में अगर सोच है तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है हर चीज से ऊपर उठ करके, और बिल्कुल जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, आपको सबको पता है, उस गठबंधन को आखिरी तक निभाया, आखिरी तक। दिल्ली चुनाव से जुड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है वहाँ पे इस वक्त अवैध प्रवासियों का, बांग्लादेशियों का, रोहिंग्या का। हमारा जो हरियाणा का एरिया है, एनसीआर का, नूह, पलवल, फरीदाबाद, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ये लोग हैं। क्या प्लानिंग है हरियाणा? देखिए ऐसा है कि सरकार की बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी आई हुई है कि जो बाहर से आया, जिसके पास आधार नहीं, वोटर कार्ड नहीं, कोई कागज़, कोई इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं, उसको जगह नहीं है। बिल्कुल ये मेरा अपना पर्सनल मेरा विचार है, उसके लिए कोई जगह नहीं। एक सर, एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो नेता जेल में रहकर चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव लड़ना आसान हो गया है, क्यों ना इस पे रोक लगा दी जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या देखिए ऐसा है, देखो सुप्रीम कोर्ट के तो हम हर बात का सम्मान करते हैं, लेकिन जो कानूनी जो एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उस हिसाब से जो कानून क्या कहता है, कानून तो पार्लियामेंट में पास होता है, कानून राष्ट्रपति के द्वारा आगे जाता है, तो उसी हिसाब से हम सब चलते हैं। कोई इसमें अमेंडमेंट है तो वो पार्लियामेंट करेगा, कोई अमेंडमेंट है तो कानून के हिसाब से है कि भाई जिसको किसी को सजा ना हुई हो, किसी को सजा ना हुई हो और उसके खिलाफ अगर कोई चार्ज है, सजा ना हुई हो, तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये कानून के हिसाब से है, उसी हिसाब से हम सबको चलना है, उसी हिसाब से इलेक्शन कमीशन चलता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।